नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ट्रंप ने एक बार फिर मोदी जी को बहुत जोर का झटका दिया है। भक्त मोदी जी के भक्तों के दिल में धक्का लगा है और नोएडा के एंकर और एंकरनियों के पसीने आ गए हैं। ट्रंप ने पहला फोन किया, मोदी जी को नहीं किया। यहाँ भक्त ने तो मान रहे थे कि बुला ना पाए हों, अंजना कश्यप करी थी, भीड़ बहुत थी। लेकिन अब देखिएगा, ट्रंप को मोदी जी बुलाएंगे, मोदी को ट्रंप बुलाएंगे, दोनों के बीच में बड़ी अच्छी वार्ता होने वाली है। तो यहाँ के नोएडा के एंकरनियों ने फोन के बड़े बड़े कटआउट्स बना दिए थे कि अब ट्रंप का फोन आएगा और हम शो करेंगे। लेकिन ट्रंप ने पहला फोन किसको किया? ट्रंप ने सबसे पहला फोन सऊदी अरब के शेख को किया। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और उन्होंने वहां के सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया कि दोस्त, हम लोग मिलके काम करेंगे। अब बताइए, जो व्यक्ति फिलिस्तीन का घनघोर समर्थक हो, जो कह रहा हो कि फिलिस्तीन के मुद्दे पे बात की जानी चाहिए, ट्रंप का पहला फोन उसको आता है, वो भी $600 बिलियन निवेश की बात कर लेते हैं। यानी कहीं अपनी लाइन कहीं नहीं है। और जब हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि कब आएंगे ट्रंप साहब, तो वहां कोई जवाब नहीं दिया गया। मैं इन बातों से खुश नहीं हूं, भारत के सम्मान पे कतई खुश नहीं हूं, मोदी जी के सम्मान पे भी खुश नहीं हूं। लेकिन मोदी जी ने जो गुब्बारा फुलाया था, जो यहाँ के लोगों को दिखाया था, वो फट रहा है और हम उसके लिए खुद को अपमानित होता हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं जितना बता रहा हूं उससे कहीं ज्यादा विस्तार से अभय दुबे जी ने बताया है। मैं आपको लेके चलता हूं उनके पास। बहुत शानदार बातचीत है। पहले चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा, फिर ये बातचीत सुनिएगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एक बड़ा चर्चित गाना था, मेरे पिया गए हैं रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद आती है। हमारे मोदी जी को ट्रंप के बनने के बाद उनकी याद सताने लगी थी कि अब तो पूरी दुनिया मुट्ठी में होगी। ट्रंप जी बुलाएंगे, उनको गले लगाएंगे, मोदी जी भी उनकी पीठ थपथपाएंगे जैसे बराक ओबामा की थपथपाई थी। और फिर दिल्ली में उसके चर्चे होंगे, दिल्ली चुनाव में ये छा जाएंगे कि साहब मोदी जी का ट्रंप ने कितना स्वागत किया। मगर दिल के अरमान नालियों में बह गए, ऐसा हुआ नहीं। खराब किया, ट्रंप को नहीं करना चाहिए था भारत के राष्ट्रपति। लेकिन फिर वो कई गोदी मीडिया के एंकर अंजना कश्यप कह रही थी कि वहां बड़ी भीड़ है, इसलिए इसलिए मोदी जी को नहीं बुलाया, इसके बाद मोदी जी को बुलाएंगे। उसके बाद ट्रंप को मोदी जी दिल्ली बुलाएंगे और बड़ा भव्य स्वागत होगा, दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत होगी। और पूरी गोदी मीडिया के चैनल, मेरे के एक मित्र ने बताया कि पूरा वो फ्रेम व्रेम तैयार करके बैठे थे कि अब ट्रंप ने चलो नहीं बुलाया, इतनी चर्चा हो गई दुनिया भर में, तो ट्रंप कम से कम फोन करेंगे कि भाई मोदी जी, मुझसे गलती हो गई, चूक गया, मैंने आपको नहीं बुलाया, लेकिन हम लोग मित्र हैं। लेकिन पहली फोन कॉल जिस आदमी को गई, उसने भक्तों को एंकर, नोएडा चैनल के एंकरनियों के दिल में सांप लौटा दिए। ट्रंप ने मोदी को नहीं करी। बड़ा लोग कह रहे थे वो हिंदूवादी नेचर का है। सुधीर चौधरी बता रहे थे मोदी से प्रभावित है, जैसे मोदी ने कहा 100 दिन में मेरा मैप है, फिर ट्रंप का मैप है, मोदी जी की योजना, ट्रंप की योजना। सुधीर चौधरी बस यही नहीं कह पाया कि ट्रंप ने राजनीति मोदी को देख देख के सीखी है और मोदी उनके, लेकिन सब कुछ उन्होंने कह दिया अपने शो में। लेकिन पहली कॉल जिनको की, उसने बिल्कुल सांप लौटा दिए। ट्रंप ने फोन उठाया और मिलाया, उन्होंने सऊदी अरब के शेख मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया। मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा कि आपका स्वागत है और मैं 600 बिलियन का निवेश करने को तैयार हूं। ना बाप ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। मोदी जी नहीं है, सऊदी के शेख हैं। अब भक्त लोग यहाँ पे बड़े हिंदूवादी चेहरे के रूप में ट्रंप को साबित करने में लगे थे। उनके दिल पे क्या लौटेगा और क्या रणनीति है कि मोदी की जगह वो एक मुसलमानों के इलाके के राष्ट्राध्यक्ष से बात कर रहे हैं? क्या संदेश है अमेरिका का? और वो सलमान साहब जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, जिनकी शर्त ये है कि भाई फिलिस्तीन को अमेरिका मान्यता दे, स्वायत्ता दे, क्या पूरा दुनिया का इतिहास बदल गया? सीन क्या है पीछे, आपको क्या लगता है भाई जी? देखिए, जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे चुनाव के दौरान, और ट्रंप और भारत में लगातार ये उम्मीद थी कि जैसे कि भारत के दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर ट्रंप जीत गए तो मोदी जी के दोस्त हैं, और कमला हैरिस जीत गई तो वो भारतवंशी हैं, उनकी जड़ें भारत में हैं, तो भारत दोनों तरह से फायदे में है। इस प्रकार की तमाम बातें की जा रही थी। और अब इसमें जो मोदी सरकार की है, वो अमेरिका की मदद से उनकी बल्ले बल्ले होगी। लेकिन कमला हैरिस बुरी तरीके से चुनाव हार गई, थोड़ी बहुत नहीं, काफी बुरी तरीके से चुनाव हारी हैं, और ट्रंप ने जबरदस्त जीत हासिल की।
उसके बाद भारत सरकार की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई कि ट्रंप के साथ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसा उस वक्त तमाम विशेषज्ञ बता रहे थे, ट्रंप जो हैं बहुत ही ट्रांजैक्शनल किस्म के व्यक्ति हैं। ट्रांजैक्शनल का मतलब यहां पर ये होता है कि वो केवल उसी के साथ बातचीत करते हैं जिससे जिसे वो कुछ दे सकते हो बिना किसी घाटे के। समझ रहे हैं आप? वो दे सकते हो बिना किसी घाटे के, और फिर उससे ले सकते हो अपने फायदे के लिए बदले में। ये है ट्रांजैक्शनल का मतलब, सीधा सीधा मतलब। और उनकी दिलचस्पी सिर्फ ऐसे ही लोगों से बातचीत करने में है। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो अमेरिका को दे सकें। ये ट्रंप को अच्छी तरीके से पता है। भारत के साथ जो कुछ भी बातचीत होगी वो विवादित मुद्दों के ऊपर होगी। पहला विवादित मुद्दा है कि वहां पर जो अवैध रूप से भारतीय रह रहे हैं उनको कैसे डिपोर्ट किया जाए, मीडिया के हंगामे के बीच डिपोर्ट किया जाए, भारत उनको प्रत्यार्पित कैसे किया जाए, मीडिया के हंगामे और उसकी जो फ्लैश लाइट्स हैं उसकी फोकस के बीच डिपोर्ट किया जाए, या चुपचाप किसी को पता ना चले डिपोर्ट कर दिया जाए। राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासनकाल में भी 1100 भारतीय वहां से डिपोर्ट किए गए थे, किसी को पता नहीं चला। चुपचाप एक प्लेन आया और उनको 1100 भारतीयों को यहां पे उतार के चला गया। अब वो बात पता लग रही है क्योंकि ट्रंप जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर गैरकानूनी रूप से रह रहे भारतीयों को डिपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये बहुत बड़ा विवादित मुद्दा है। उसके बाद में अमेरिका भारत के माल के ऊपर कितना आयात शुल्क लगाएगा, ये एक बहुत बड़ा विवादित मुद्दा है। अच्छा, तो ये हैं दो विवादित मुद्दे जिससे अमेरिका और भारत के ट्रंप के शासनकाल में संबंधों की शुरुआत होगी इन पे चर्चा से। तो जाहिर है कि ट्रंप को अभी कोई दिलचस्पी नहीं है नरेंद्र मोदी से बात करने में। ट्रंप को अभी कोई दिलचस्पी नहीं है नरेंद्र मोदी को फोन करने में। ये बिल्कुल मैं तथ्यात्मक बात आपसे कह रहा हूं। वो उन लोगों को फोन करेंगे जिससे अमेरिका को लाभ पहुंच सकता है। वो उन लोगों से बातचीत करेंगे जिनसे अमेरिका बातचीत करके अपने दुनिया में उसका रुतबा जो है उस रुतबे में वृद्धि कर सकता है। वो देश है चीन। यानी चीन अमेरिका का भविष्य का कंपटीटर है, भविष्य का प्रतियोगी है। वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए अमेरिका से होड़ कर रहा है। केवल उसी की अर्थव्यवस्था में दम है कि वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ में दूबड़-दू खड़े होकर बात कर सके, और किसी की अर्थव्यवस्था में ये दम नहीं है। इसलिए ट्रंप की दिलचस्पी इसमें है कि भाई चीन के साथ किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हो सकती है, क्या क्या चीजें हैं जिनका लेन देन हो सकता है। हम चीन को वो क्या कहते हैं उसको, हम टैरिफ या आयात शुल्क लगाने की धमकी देंगे तो चीन किन किन मामलों में हमें रियायत दे देगा, और चीन की रियायत से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। भारत के पास ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, अब जहां तक सऊदी अरब का सवाल है, ट्रंप को एक मुसलमान विरोधी व्यक्ति के तौर पे भी जाना जाता है, जिस बात से भारत में बीजेपी और आरएसएस वाले बड़े खुश होते हैं कि अमेरिका का ये बड़ा नेता जो है बड़ा भारी एंटी मुस्लिम है, मुसलमान विरोधी है। अच्छा, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के जो शेख हैं और सऊदी अरब के जो शेख हैं, उन शेखों के पास अनाप शनाप अनंत पैसा है। दूसरे, अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर की, ऑयल तेल पैदा करने की सबसे ज्यादा क्षमता अमेरिका के पास है। दूसरे नंबर पर यही सब लोग आते हैं, सऊदी अरब और ये सब लोग आते हैं। ईरान आता है दूसरे, ये देश आते हैं, मुस्लिम देश आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ट्रंप ने ये ठीक समझा कि वो सऊदी अरब के शेख को फोन करें, उनके साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करें और वहां से कुछ निवेश लें, और हो सके तो तेल भी लें। और अमेरिका तो तेल के मामले में आत्मनिर्भर है। अब तो उन्होंने कहा है ड्रिल बेबी ड्रिल, और खोदो और निकालो तेल। जितना वो तेल निकालेंगे, अमेरिकनों को जो तेल बेचा जाएगा वो तेल और सस्ता होगा। अभी तेल थोड़ा महंगा हो रहा है वहां पे। तो उन्होंने जो एनर्जी इमरजेंसी लगाई है ट्रंप ने पहले ही भाषण में घोषित किया कि मैंने एनर्जी इमरजेंसी लगाई। एनर्जी इमरजेंसी का क्या मतलब होता है? एनर्जी इमरजेंसी का एक तो मतलब ये होता है कि उन्होंने ईवी यानी जो बिजली की कारें हैं उनके ऊपर जो स्टेट सब्सिडी देती थी सरकार, तो यही को सब्सिडी को बंद कर दिया है ताकि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों के उद्योग को फायदा हो।
और वो कारें ज्यादा बिकें और वो ज्यादा से ज्यादा तेल निकालें ताकि अमेरिका में तेल और सस्ता हो जाए। सऊदी अरब से और मुसलमान और तेल उत्पादन करने वाले मुसलमान देशों से अच्छे संबंध करके ट्रंप तेल के मसले पे पूरी तरीके से आश्वस्त होना चाहते हैं कि यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इन लोगों के पास पैसा भी है, बड़े पैमाने पर पैसा है, ये लोग निवेश भी कर सकते हैं और उन्हें निवेश का उन्होंने एक आश्वासन भी उनसे ले लिया। तो मोदी जी के पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। अब देखिए, विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका में उन्होंने क्या किया इसके बारे में उन्होंने एक लंबा वक्तव्य दिया है। जानकारी को ध्यान से पढ़िए, उस जानकारी को ध्यान से पढ़ने पे सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने, उनके काउंटर पार्ट ने उनसे ये कहा कि भाई आपके यहां जो इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज हैं, आपके यहां से लोग जो आते हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत आते हैं आपके यहां से, गैर कानूनी लोग बहुत आते हैं। और हमारे पास ऐसे लोगों का बिल्कुल एकदम एक आंकड़ा है, उन्होंने आंकड़ा दिया, वो आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा 20,407 लोग ऐसे हैं जिनको अमेरिका ने अभी तक नवंबर 2024 तक शिनाख्त जिनकी की है, 20,407 भारतीयों की शिनाख्त की है। इसमें 17,940 भारतीय ऐसे हैं जिनके पास कोई कागज नहीं, कोई कानूनी कागज नहीं है, अमेरिका में रह रहे हैं। और 2,467 भारतीय ऐसे हैं जो अमेरिका के इन्फोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशन का जो हवालातें हैं उन हवालातों में बंद है, डिटेंशन में बंद है वो। ट्रंप के विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से जयशंकर से कहा कि इन लोगों को हम भारत भेजेंगे, प्रत्यार्पण करेंगे। जो जेलों में बंद है उनका भी, जेलों में बंद है और जिनके पास कागजात नहीं है उनका भी, शिनाख्त उनकी भी हो चुकी है, अब वो जब चाहे तो पकड़ के भेज देंगे। अच्छा, अब जयशंकर ये चाहते हैं कि अगर वो उनको, जयशंकर उनसे ये शर्त है, जयशंकर ये तो कह ही नहीं सकते कि आप उन्हें ना भेजें भाई, आप किसी देश से कह सकते हैं कि आप वहां के आप रूप से लोगों को ना भेजें। जयशंकर चाहते हैं कि छोटी छोटी किश्तों में बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप खामोशी के साथ उनको भेजा जाए ताकि खबर ना बने, पता ना चले किसी। हाँ, जिस तरह बाइडेन ने भेजा था 1100 लोगों को, उस तरीके से भेजा जाए। और उनका कहना यह है कि हम तो एक नमूना, एक नजीर बनाना चाहते हैं, हम एक नजीर बनाना चाहते हैं। हम मैक्सिको में और भारतीय जो गैर कानूनी मैक्सिको वासी हैं, गैर कानूनी जो भारतीय हैं, उनको हम भेजेंगे और उनका प्रचार करेंगे, बताएंगे दुनिया को, देखो हमने जो चुनाव में कहा था वो हम करके दिखा रहे हैं। वो तो शेर है ना, एक सर शेर है ना, वो आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। ये चीज जो है ना फंसी हुई है बीच में इन लोगों के। अच्छा, अभी तक दूसरे मुद्दे पे बात ही शुरू नहीं हुई है कि टैरिफ कौन से लगाएगा अमेरिका और कौन से माल पे लगाएगा। तो उनसे पूछा गया कि भाई टैरिफ वाले मामले में बताइए, उन्हें उस पर अभी बातचीत नहीं हुई है। तीसरी बात ये पूछी गई कि पतवंत सिंह पन्नू वाले मसले पे जो वहां मुकदमा चल रहा है उसके बारे में क्या है कि अभी वो मसला भी नहीं उठा। तो अभी 3 बड़े विवादास्पद मुद्दे ऐसे हैं, वो जब तक भारत और अमेरिका के बीच में हल नहीं हो जाते उस वक्त तक कोई भी नरेंद्र मोदी और उनके बीच में दोस्ताने और भाईचारे यार की महफिल तब तक नहीं सजेगी। देखो ठीक है। अच्छा, भारत को विरोध मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, तो वो मेहमा जो है ना वो नहीं बनेगी तब तक नहीं होगा। जब ये 3 मसले निबट जाएंगे, 3 मसले ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अब ट्रंप कहते हैं भारत टैरिफ किंग है, तो ट्रंप अमेरिका का माल या कोई भी माल बाहर से आता है उस पर भारत अपने उद्योगों को बचाने के लिए काफी टैरिफ वॉल्स यानी आयात शुल्क की दीवार खड़ी करता है, प्रोटेक्शन, जिसको हमने कल चर्चा की थी। तो ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत अमेरिकी माल के ऊपर जो टैक्स लगाता है उस टैक्स को घटाने के लिए तैयार हो जाए बड़े पैमाने पर। मतलब टेस्ला की कार लॉन्च हो जाए, रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर 25% ठोक देंगे, टेस्ला की कार लॉन्च हो जाए बहुत कम टैक्स। हाँ, तुम्हारे ऊपर 25% हम ठोक देंगे। तो ये इस चीज से यहाँ पे भारत में हंगामा मचा हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है। अभी आज ही एक बड़े नीति निर्माता का एक इंटरव्यू छपा है इकोनॉमिक टाइम्स में, उसने कहा है, अभी बड़ी नीति, अश्विनी वैष्णव का इंटरव्यू छपा है, बहुत बड़ा अश्विनी वैष्णव का बड़ा इंटरव्यू छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम वो नीतियों का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं
यानी अभी तक इन लोगों के पास, उन्होंने स्वीकार कर लिया, अभी तक इनके पास कोई नीति है नहीं कि ट्रंप की मांगों से ये कैसे निपटेंगे। और जब तक ट्रंप को ये पूरी तरह विश्वास नहीं हो जाएगा कि वो अपनी सारी मांगे भारत से मनवा सकता है, भाई अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, कोई भारत और उसकी ताकत में, प्रभाव में कोई तुलना ही नहीं है आपस में। जब हम सारी मांगे भारत से मंगवा सकता है, उसके बाद में फिर जयशंकर ने ये कोशिश की कि उन लोगों से ये एक आश्वासन ले ले कि ट्रंप भारत यात्रा करने के लिए आएंगे। उन्होंने इस सवाल का, जयशंकर के प्रस्ताव का जवाब तक नहीं दिया उन लोगों ने। ये भी उन्होंने स्वीकार किया है कि हमने जब प्रस्ताव रखा तो अभी तक हमें उसका कोई जवाब नहीं मिला है। तो यहाँ पे सुधीर चौधरी भारत के विदेश मंत्री ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, और ये बात सब अखबारों में छप चुकी है। ये कोई मैं अफवाहबाजी ये सब वो नहीं कर रहा हूं। ये तो ये है जी। ये तो वही हुआ कि सुधीर चौधरी का जो वक्तव्य है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यहाँ दूर दूर तक आने की संभावना नहीं, और अंजुम कश्यप कह रही है वेलकम होगा हमारे। देखिए, इसमें बहुत भारत को ट्रंप को यहाँ बुलाने में या मोदी जी को वहां से निमंत्रण मिलने में यात्रा का काफी, एक बार जब चीजें हल हो जाएंगी तब सब कुछ होगा, तब ट्रंप भी आएंगे, मोदी भी जाएंगे, पहले भी होता रहा है, वो सब होगा। अच्छा, तो ये ऐसी स्थिति है जिसके बाद, अच्छा, ये तब हो पाएगा जब मोदी के सलाहकार फटाफट सारे मसलों के संभावित हल मोदी के सामने पेश कर दें, उनसे हरी झंडी ले लें उसके ऊपर कि भाई हमें ये उनके कहने के लिए है। सही बात है। मोदी जी के पास बहुत गंभीर बातों के लिए मीटिंग करने का समय हमें नहीं होता है। बात सही है। एक विश्व परिषद हमारे प्रधानमंत्री बहुत गंभीर बातों में मीटिंग करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। और उनका मन भी नहीं लगता है पेचीदा बातों में। कई बार लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री का मन बहुत पेचीदा किस्म की बातों में, जिनमें बहुत दिमाग खपाना पड़े, उसमें नहीं लगता है। वो चाहते हैं कि उन्हें बना बनाया जोरदार धमाकेदार प्रस्ताव मिले हर चीज पे। बुलेट ट्रेन चलाओ, इस टाइप का, मतलब क्या करना है, बुलेट ट्रेन चलाओ, इस प्रकार का धमाकेदार प्रस्ताव मिले तो उस पर उसमें उनका मन लगता है। नोटबंदी करो, इस प्रकार की बातों उनको, हाँ, ये है उनका। हाँ, सही बात है, धमाका होना चाहिए बड़ा। विश्व हिंदू परिषद के एक नेता का मेरे पास फोन आया था कुछ दिन पहले। वो ट्रंप के हिंदूवादी नीति से बड़े खुश थे। बोले देखिए आप, मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया, अबू धाबी में एक मंदिर बनवा दिया, वहां पे उन्होंने मुसलमान देशों का उसमें मंदिर बना दिया। तो मैंने कहा मोदी जी ने किया, लेकिन उसके पहले आपको उस देश के शासक के दिल कलेजा भी तो देखना चाहिए। वो एक मुस्लिम शासक है, उसको लगा कि यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, मेरे इलाके में एक हिंदू मंदिर होना चाहिए, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए, बढ़िया बनाना चाहिए। मैंने कहा ये तो उसका बड़प्पन है कि उसने अबू धाबी में एक मंदिर बनाया, दुबई में, खाड़ी देशों में एक मंदिर बनाया। तो ये बड़ा दिल यहाँ के मोदी जी को भी दिखाना चाहिए ना, कि जितनी मस्जिद यहाँ पे हैं, हम भी बड़ा दिल दिखाएंगे, किसी मस्जिद को आंच नहीं पहुंचाने देंगे। हम ये नहीं करेंगे कि संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते फिरें और बाकी जगह पे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते पड़े। ये बड़ा दिल मोदी जी को भी दिखाना चाहिए। और एक बड़ी बात आपको याद होगी, ये जो कान उमेरते जाते हैं खाड़ी देशों की तरफ से, तभी हड़कंप मचता है। शाहरुख खान की पिक्चर आई थी, एक बिकनी में तिरंगे रंग, एक भगवा रंग को लेकर बड़ा विवाद हो गया था, पिक्चर रिलीज नहीं होने देंगे। मुझे अभी तक याद है, असम के मुख्यमंत्री ने तो और बढ़ चढ़ के प्रति भाषण देते हैं। और ऐसे ही मेरे जानकारी के मुताबिक ऐसे ही फोन एक शेख का आया था दुबई से कि शाहरुख मेरे दोस्त। उसके बाद प्रधानमंत्री ने देर शाम को वक्तव्य दिया था कि ऐसे कौन लोग हैं जो पिक्चरों पे विवाद खड़ा कर देते हैं। और असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था कि रात के 2:30 बजे शाहरुख खान का फोन आया मेरे पास, और मैंने इनसे कहा नहीं शाहरुख जी, बिल्कुल पिक्चर चलेगी आपकी। अब मुझे अभय जी इतनी हंसी आई कि 2:30 बजे, एक तो शाहरुख खान की ये नालायकी है, दुश्मन आएंगे 2:30 बजे कौन फोन करता है, और फोन किया होगा तो मोबाइल तो किया नहीं होगा, नेचुरली आप सीएम के घर पे करेंगे, उनके पीएस को करेंगे। पीएस ने भी देखा रात के 2:30 बजे मुख्यमंत्री को उठाने गया वो, मतलब उसके भी कलेजे की बात है। और 2:30 बजे मुख्यमंत्री लाइन पे आ गए। और मजे की बात ये, मुख्यमंत्री अपनी बेइज्जती कराने के लिए अगले दिन खुद कह रहे हैं कि रात के 2:30 बजे फोन किया और मैं लाइन पे आया और मैंने कहा पिक्चर जारी होगी। तो बाद में क्या है कि भारत में नूपुर शर्मा ने एक बयान दिया था मोहम्मद शान के खिलाफ, आज तक नूपुर शर्मा डगर घूम रही है, कुछ हुआ नहीं उनका। तो यहाँ कितनी भी बातें झोंक लें, कितनी लंबी लंबी कहानी कर लें, हकीकत ये है कि ये जो खाड़ी के देश है, ये सऊदी अरब है, दुबई, इन देशों में डर लगता है। ऐसा लगता है आपको? हमने तो अमेरिका को उदाहरण देख लिया। देखिए, कुछ भाजपा समर्थक सोशल मीडिया पे एक्टिव लोगों ने, जिनके पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, उन लोगों ने ये
चर्चा चलाई थी कि नूपुर शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली का चुनाव लड़ना चाहिए। तो नूपुर शर्मा का नाम खूब चला कि उसे अटल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव में खड़ा कर देना चाहिए और नूपुर शर्मा वोट बड़े पैमाने पर औरतों के वोट मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो शर्तिया पक्की हो जाएगी। तो मोदी जी तो बहुत डर है कहीं पूरा जो मध्य पूर्व के जो शेख हैं वो उनसे नाराज ना हो जाए और उनसे बड़ी मेहनत करके उन्होंने उनके साथ पुरस्कार लिए हैं। अब कुवैत का सम्मान प्राप्त किया है, अभी कुवैत का सम्मान प्राप्त करके आए, अभी नूपुर शर्मा को चुनाव में उतारना है, किरण बेदी की तरह उनको भाजपा का चेहरा बना दें, तो ये संभव नहीं है। लेकिन इस प्रकार की लंतरानियां जो हैं वो भाजपा समर्थक हाँकते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब मैं आता हूं उस बात के ऊपर जो आपने कहा। देखिए, ये जो पूरा निजाम है नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जिसका नेतृत्व किया जा रहा है तरह तरह से, इस निजाम की एक खास बात है। वो खास बात ये है कि ये बहुत ही अल्प बुद्धि वाले लोगों द्वारा चलाया जाने वाला निजाम है। उनको लगता है कि हर चीज का एक ही इलाज है कि हिंदू मुसलमान कर दो, मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाओ, लोग बदले में वोट। मैं बार बार ये कहता हूं कि भाजपा को बहुत वोट मिलते हैं, लेकिन भाजपा को जो वोट मिलते हैं ये जांच की जानी चाहिए कि भाजपा को वोट इसलिए मिलते हैं कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाती है या किसी और वजह से भाजपा को वोट मिलते हैं। भाजपा की विरोधी पार्टियां हैं, उनकी विफलताओं के कारण भाजपा को वोट मिलते हैं। लोग, भारत के लोग आखिर तक इस पूरे भाजपा के आइडिया को एक बार उसको पूरा मौका देना चाहते हैं, इसलिए वोट मिलते हैं। भाजपा सामाजिक शक्तियों का अच्छा संतुलन बनाती है, इसलिए वोट मिलते हैं। किस लिए वोट मिलते हैं भाजपा को? या इसलिए वोट, जैसे हरियाणा चुनाव में बोला गया कि वो हिंदुत्व की भावना की वजह से भाजपा को चुनाव जीतने में मदद मिली, महाराष्ट्र में हिंदुत्व की भावना की वजह से चुनाव जीते। तो लगातार ये लोग दिखाते हैं कि हिंदुत्व के डिस्कोर्स की वजह से हम लोग चुनाव जीतते हैं, ये हमारा जो राजनीतिक रुतबा है उसकी वजह से है, इसलिए मुसलमानों के खिलाफ घृणा का प्रचार करते रहो। नरेंद्र मोदी के दिमाग में भी कहीं है कि अगर मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे तो कुछ ना कुछ उन्हें उनकी चुनावी समस्याओं से निकलने में मदद मिलेगी। इसीलिए हर चुनाव के खत्म होते होते चुनावी मुहिम लोगों की सांप्रदायिक हो जाती है। लोकसभा चुनाव में तो शुरुआत से ही सांप्रदायिक थी। हाँ, ये जो पूरा दृष्टिकोण है मतलब इनका, आखिरकार क्यों भाजपा एक ऐसा सर्वे नहीं कराती, एक ऐसा सर्वे नहीं कराती देखे कि हिंदुत्व की वजह से उसको कितना वोट मिलता है। ठीक बात है भाई, एक अगर मान लो कुछ करोड़ वोटरों ने भाजपा को वोट दिया तो एक बार ये जांच ठीक से क्यों नहीं करवा लेती भाजपा, इनमें से कितने लोगों ने हिंदुत्व की वजह से वोट दिया या वोट देते समय उनकी पहली प्राथमिकता क्या थी। हो सकता है वोटरों की तीसरी चौथी प्राथमिकता हिंदुत्व हो, पहली प्राथमिकता उनकी क्या थी। और ये मैं मानता हूं अगर ये सर्वे कराएंगे तो उसमें हिंदुत्व बहुत पीछे निकलेगा। उसका मेरे पास एक सबूत है, लोकसभा चुनाव के अंदर जितने भी मुद्दों पे लोग जाते थे, जो सर्वे एजेंसियां थी लोगों के पास जाती थी, उसमें हिंदुत्व सबसे पीछे रहता था। राम मंदिर को तो मुद्दा ही नहीं लोगों ने माना। अगर हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा होता तो राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा होता वहां चुनाव में। सही बात है। बार बार लोगों से पूछा गया राम मंदिर मुद्दा है? नहीं, राम मंदिर रामलला के बड़ी श्रद्धा है, चुनाव का मुद्दा नहीं। तो ये स्थिति है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, इनके डीएनए में मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाना है। उसका कोई फायदा हो या ना हो, जरूर ये बोलते हैं, जरूर ये कहते हैं। अच्छा, उसका एक और बात है, भाजपा के जो कार्यकर्ता, जो नेता मुख्यमंत्री हो, सत्ता में हो या ना हो, जितना मुसलमान विरोधी बात बोलते हैं, उनको लगता है कि पार्टी की जो हायरार्की है, पार्टी में उनकी पदोन्नतियां होती रहेंगी। हाँ। नया बंदा आता है बीजेपी में और भी तेजी के साथ, हेमंत बिश्व शर्मा उसके सबसे बड़े प्रमाण है। मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने में उन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किया है, वो आरएसएस वाले भी शर्मा जाए उनके मुकाबले, जबकि सारी जिंदगी उनकी कांग्रेस में गुजरी है। अभी मैं अभय जी पिछली दीपावली पे दुबई में था, फिर अबू धाबी गया। अबू धाबी की शानदार मस्जिद है, उसको देखने गया। उस मस्जिद में दो मजेदार बात हुई। एक तो मैं जैसी मस्जिद में निकल रहा था, सामने से एक पूरा परिवार आ रहा था और उन सज्जन ने मेरे को गले लगा लिया। तो मैं हैरान कि मुझे अबू धाबी भी लोग जानते हैं, वो 4 PM देखते थे वहां। उसके आगे बढ़ा तो दूसरी मजेदार बात ये हुई कि वहां पे बड़ा सा मोदी जी का फोटो लगा हुआ था कि अबू धाबी की मस्जिद, वो शेख के संग घूम रहे हैं और देख रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं कि क्या मस्जिद है। तो वहां की मस्जिदों की तो तारीफ करेंगे, कोई हम भाषण में कहेंगे हाँ मस्जिद खुदवाएंगे और फिर कहेंगे तुम्हारा सारा सामान जो है मुसलमानों को दे देंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र। तो वहां आके मस्जिद में कह रहे हैं मोदी जी कि वाह क्या मस्जिद है, कितनी सुंदर मस्जिद है।
ये दोहरा चरित्र, आज मुझे एक हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने दोपहर में भोजन के लिए बुलाया था, तो उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। बहुत ही ज़हीन आदमी है। उनसे मेरी चर्चा हो रही थी, तो वो उनका सवाल ये था कि मुसलमानों का विरोध करके कब तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रहेगी, या चुनाव जीतने के बारे में सोचती रहेगी कि इससे ये चुनाव जीते जा सकते हैं। तो मैंने उससे यही कहा कि ये चीज धीरे धीरे इसके डिविडेंड्स, अब इसके लाभांश मिलना बंद हो गए। ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है, मिलने वाला ब्याज जो है लगातार घटता जा रहा है। किसी बॉन्ड पे 10% ब्याज मिलता है, अगली साल 9% रह गया, उससे अगली साल पता चला 6% रह गया। तो अब इसमें ब्याज इतना घट गया है, इसका मिलने वाला, मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने से मिलने वाला ब्याज इतना घट गया है कि उससे चुनाव जीतना नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अभी इसके बावजूद, घटते हुए सूचकांक के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ दिल्ली में जाके कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, नारे लग रहे हैं। उनका भाषण भी आज ऐसी था। बीजेपी नहीं मानने वाली आपकी बात। देखिए, योगी आदित्यनाथ का जहां तक सवाल है, इसके ऊपर तो कभी आप मेरे साथ अलग से कार्यक्रम कीजिए। वो इस वक्त भाजपा के आला कमान यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो जिनकी वजह से वो चीफ मिनिस्टर के पद पर टिके हुए अभी तक, इस वक्त योगी आदित्यनाथ तो दोनों के हलक में अटक गए। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उनसे कोई खास खुश है। राजनीति उनकी संभल तो वही करवा रहे, तो वो जिस तरह संघ चाहता है वो उस तरह नहीं चल रहे। उनका अपना तरीका है राजनीति करने का, जो जिसमें वो संघ से अनुशासित होना नहीं हो सकते। संघ से अनुशासित किसी से भी अनुशासित। दूसरे, जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, सारे देश में उनकी मीटिंगें कराई जाती हैं, हर चुनाव में उनको स्टार प्रचारक के तौर पर घुमाया जाता है। इससे उनको मुगालता हो गया है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हाँ, चर्चा तो होती है। सही बात। हाँ, तो बहुत मुगालता होता है ना भाई। किसको बुलाया, किसको किसी और विष्णुदेव साय तो नहीं जाते कहीं भाषण देने के लिए, भजन लाल शर्मा तो नहीं बुलाए जाते, मोहन यादव तो नहीं बुलाए जाते, उन्हीं को बुलाया जाता है हर जगह चर्चा कर, भाषण देने के लिए। तो उससे मुगालता हो गया प्रधानमंत्री बनने का। ये सारी समस्याएं हैं, इनकी बहुत जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी सोचना शुरू करेगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उससे सहमत हो जाएगा कि इनका क्या किया जाए। कुछ तो इलाज करना पड़ेगा इनका। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने तो समय दिया, बातचीत की। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और मुझको यकीन है आपको समझ में आया होगा कि भारत और अमेरिका की नीति कैसे होने वाली है। अपनी राय बताइएगा जरूर। थैंक यू प्यार देने के लिए।